हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर नेहरू ना होते, भारत देश में प्रधानमंत्री ना बने होते, पहले प्रधानमंत्री ना बने होते तो भारत की स्थिति क्या होती, इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अभी हाल ही में 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने पंडित नेहरू को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हालांकि भारत की राजनीति विरासत और नेहरू जैसे करिश्माई प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी किसी विस्मृति से परे हैं। देश ने इन्हें कई अवसरों पर याद किया है और आगे भी याद करता रहेगा जब तक यहाँ पे इस धरती पे मानव जीवन रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत जैसे देश में नेहरू की भूमिका और उनके राजनीतिक अस्तित्व की अनिवार्यता और एक लोकतांत्रिक देश में नेहरू जैसे नेता की क्या क्या आवश्यकता होती है। विस्तार से आज चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपने शासनकाल में, तो चलिए शुरू करते हैं। इनके बारे में आज जानेंगे विस्तार से। जब 1961 में विख्यात लेखक एडल्फ हक्सले भारत आए, उस समय तक भारत में जनसंख्या बहुत ही अधिक हो गई थी। आज की तरह जैसे आज पूरी दुनिया में देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन है। बेरोजगारी और बढ़ती अशांति वाले हालात को देखकर उन्हें बहुत ही निराशा हुई। एडल्फ हक्सले ने अपने भाई के नाम एक पत्र लिखा, अगर नेहरू ना होते तो सरकार को सैन्य तानाशाह बनने में देर नहीं लगती। जैसा कि तमाम नए बने राष्ट्रों में दिखने में आ रहा था, जहां सेना की सत्ता का सबसे व्यवस्थित और सर्वोच्च केंद्र बन गई थी। जरा इन शब्दों को बयां करने के भाव पर ध्यान दे तो बातें स्पष्ट होगी। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि अगर नेहरू ना हो तो क्या हुआ होता भारत देश में। हक्सले की इस यात्रा के 3 वर्ष बाद ही नेहरू जी का निधन हो गया, मगर भारत में न तो उस समय और न ही उसके बाद कभी भी सैन्य शासन की नौबत आई। इस मामले में भारत की स्थिति एशिया और अफ्रीका के म्यांमार, घाना, नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों से एकदम अलग रही है, जहां की राजनीतिक जीवन में सेना ने सरकार से भी ज्यादा शासन किया। आप पड़ोसी देश पाकिस्तान में ही देख लीजिए। भारत की कामयाबी तब ज्यादा गहराई से महसूस की जा सकती है जब इसकी तुलना साथ में आज़ाद हुए पाकिस्तान से की जा सकती है। जैसे पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो आप इन दोनों के सरकारों में तुलना कर सकते हैं कि कहाँ पे कब कौन सी गवर्नमेंट ने इस तरह से शासन किया या सेना ने कितना शासन किया। आपको सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट हो जाएंगी। साझा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मूल्यों और औपनिवेशिक गुलामी को साथ में सहने के बावजूद एक देश में जहाँ पूरी ईमानदारी से सेना राजनीति से कोसों दूर रहती है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में सेना का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप रहता था और आज भी बना हुआ है। दोनों देशों में पाए जाने वाले इस विरोधी समस्या को विश्वसनीय व्याख्या येल यूनिवर्सिटी से जुड़े राजनीतिक वैज्ञानिक स्टीव विल्किंसन की नई किताब एक आई थी। आप भी इस लॉकडाउन में, आपके पास बहुत ही समय होगा, आप इस लॉकडाउन में इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपका किताब है आर्मी एंड नेशन, इसमें पूरी तरह से विस्तार से लिखा गया। इस किताब में विल्किंसन भारत और पाकिस्तान की दिशाओं, जो डायरेक्शन है, उसमें अंतर की कई बड़ी बड़ी वजह गिनाते हैं। अब यहाँ से हम आगे बात करेंगे कि उन 4 कारणों के कारण से, जिसके कारण से हम भारतीय जो प्रधानमंत्री, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को हमेशा याद करते रहेंगे। तो पहली वजह क्या थी? तो पहली वजह दोनों देशों के प्रमुख राजनीतिक दलों के सामाजिक आधार में निहित फर्क से जुड़ी है। कांग्रेस को एक पूरे देश में किसानों और मध्य वर्ग के एक बड़े समाज का समर्थन प्राप्त था। सोच समझकर इसकी प्रकृति संघीय रखी गई थी। विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों में इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, जिसका एक जातिगत आधार था। इसमें बड़े जमींदार और वकील लोग शामिल थे। पाकिस्तान सेना के सामने लीग एक कमजोर प्रतिद्वंदी साबित हुई, मगर कांग्रेस इतनी ताकतवर थी और उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी और गहरी थी कि भारतीय सेना उसे कभी चुनौती देने की सोच भी नहीं सकता था। ये आज की बात नहीं की जा रही है, ये उस समय की बात किया जा रहा है। 1950 के दशक से लेके 1960 या 61-62 तक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो तुलना किया गया है, जो आपका कांग्रेस है और ये मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस की बात किया जाए तो ये 1885 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। वही मुस्लिम लीग 1906। तो इसके पास अनुभव की भी कमी थी अगर आईएनसी से तुलना किया जाए। दूसरी वजह यह थी कि जहां पाकिस्तानी सेना में एक प्रांत का ही बोलबाला था, वहीं भारत में ऐसा नहीं था। 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब से बड़ी मात्रा में सेनाओं की भर्तियां की थी। जब देश का विभाजन हुआ तो सेनाओं भी बट गई। हुआ ये कि पाकिस्तानी सेना में 72% सैनिक पंजाबी मुसलमान थे। भारत में भी सेना में पंजाबी सिखों और हिंदुओं की लगभग 20% हिस्सेदारी थी उस समय जब ये इस तरह से बंटवारा किया गया था, जो पाकिस्तानी की तुलना में बहुत ही कम था।
इसी समय भारत सरकार ने सेना में संतुलन बनाए रखने के लिए देश के उन हिस्सों से भी सैनिकों की भर्ती करना शुरू कर दिया जिन्हें परंपरागत तौर पर कम प्रतिनिधित्व मिला हुआ था अंग्रेजों के समय में या जब आज़ाद हुआ भारत उस समय। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे पूरे तरह से मिला के हर राज्यों से सैनिकों की भर्ती की जाने लगी। इसके साथ ही सेना का काम बांटने के लिए भारत में पैरामिलिट्री यूनिट का भी गठन किया गया। हर जो काम है वो बांट दिया गया कि इस सेना को ये काम करना है, यहाँ पे इनका काम है, हर प्रकार से सभी के कामों को डिवाइड कर दिया गया। तीसरी वजह राजनीतिक नेतृत्व की ओर से सेनाओं को समय समय पर दिए गए निर्देश थे जिनके जरिए सेना को उनकी अधीनता का लगातार एहसास कराया गया। विल्किंसन एक पत्र का उल्लेख करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त 1947 को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को लिखा था। इसमें लिखा था कि सेना या किसी दूसरे क्षेत्र से जुड़ी नीति में भारत सरकार के नजरिए का पालन होना चाहिए। अगर सेना या कोई अधिकारी भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति का पालन करने में खुद को अक्षम पाता है तो भारतीय सेना में और सरकार के ढांचे में उसकी कोई जगह नहीं होगी। तो इस पत्र के बारे में आप जाकर गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वो लाइन लगा दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। 29 नंबर का जो पॉइंट है कि नेहरू जी ने कब लिखा था उस पत्र को, जो कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश। चौथी वजह के बारे में बात किया जाए, चौथी वजह आधिकारिक तौर पर सेना के स्तर में आने वाली प्रतीकात्मक गिरावट थी। औपनिवेशिक शासन के समय में कमांडर इन चीफ को भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। उस समय नई दिल्ली में उसके घर से बड़ा घर केवल वायसराय का ही होता था। बाद में अर्थात आज़ादी के बाद नेहरू जी इस घर में रहने लगे। स्वतंत्रता मिलने के बाद सेना प्रमुख को रक्षा मंत्री के प्रति जवाबदेह बनाया गया। रक्षा मंत्री जो होगा वो संसद, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी था। इतना ही नहीं, स्वतंत्र भारत के नए संविधान में अधिकारियों की सूची में सेना प्रमुख को 25वां स्थान दिया गया। जैसे यहाँ पे लगाया गया, एक लिस्ट लगाया गया है, जैसे जो भारत के प्रेसिडेंट होंगे उनको पहले स्थान पे, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट, इस तरह से रैंकिंग किया गया है। तो अगर इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो होंगे आपके आर्मी के जो चीफ होते हैं उनको 25वां स्थान दिया गया है, इतने नीचे। जबकि अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो उनको बहुत ही ऊपर स्थान दिया गया है। तो इस तरह से दोनों देशों में बहुत ही बड़ा तुलना या बहुत ही बड़ा अंतर है इन सेनाओं को लेकर। कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जगह सेना प्रमुख से भी ऊपर रखी गई है। विल्किंसन के इन 4 प्रमुख वजहों में से एक और बातें जोड़ी जा सकती हैं। तो ये कौन सी एक वजह है जिसे और इसमें हम 5वां पॉइंट करके जोड़ सकते हैं? इतिहास और भूगोल से जुड़ी एक ऐसी दुर्घटना जिसकी बदौलत शीत युद्ध काल में भारत की तुलना में पाकिस्तान ज्यादा महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा था। सोवियत संघ, आज का रूस, जब 1950 के दशक में अफगानिस्तान के नज़दीक आ रहा था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को बहलाने के लिए उसके साथ हथियारों को लेकर एक समझौता किया था। बदले में 1970 के दशक में चीन के साथ लगी सीमा की मरम्मत में पाकिस्तान सेना ने अमेरिका का साथ दिया। 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर यूएसएसआर के कब्जे के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान शामिल हो गया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना को अमेरिका से हथियारों और अरबों डॉलर की मदद मिलती रही, जैसे आज मिल रही है। और पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाता रहा। पाकिस्तानी सेना के लगातार ताकतवर बनने की एक बड़ी वजह यह भी थी, पाकिस्तान में यह हमेशा प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी युवाओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। राजनीतिक व्यवस्था और गतिमान अर्थव्यवस्था वाले भारत देश में एक मेधावी और महत्वाकांक्षी युवा कामयाब वकील, डॉक्टर, उद्यमी या राजनेता बनने लगे। समय के साथ साथ युवाओं के लिए ये क्षेत्र सेना से भी ज्यादा आकर्षण वाले बन गए और आगे नतीजा यह हुआ कि भारत में सेना में अधिकारियों के होने वाले आवेदनों में कमी आती गई। वहीं पाकिस्तान में पैसा, प्रतिष्ठा और ताकत की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए आज भी सेना सबसे अच्छा विकल्प बना हुआ है। हालांकि सेना पर सिविल कंट्रोल के नतीजे कभी कभी घातक भी होते हैं, जैसा कि स्वयं विल्किंसन ने पाया कि सेना की तकनीकी जरूरतों के प्रति नेहरू और इनके रक्षा मंत्री उस समय के वी.के. कृष्णा मेनन ने जो लापरवाही बरती उसका दुष्परिणाम चीन के साथ युद्ध में दिखा था। इसके बाद के रक्षा मंत्रियों ने सेना में सीनियर रैंक में पदोन्नति की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके उसकी क्षमता और मनोबल को कमजोर किया। कुल मिलाकर हमें खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें उस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जिसका उल्लेख लगभग 55 वर्ष पहले एडल्फ हेक्सले ने किया था कि जैसे पाकिस्तान में तानाशाही चलता है या जिस तरह से सेना का शासन चलता है वहाँ पे सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता, ऐसा भारत में नहीं देखने का मिला। इसलिए भारत सरकार को या भारत की जनता को
पंडित नेहरू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी इस वजह के कारण से या उनकी इस प्रक्रिया, उनके काम करने के कारण से ही आज भारत में शासन व्यवस्था इसी प्रकार से बनी हुई है जैसे पहले बनी हुई थी। तो इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।